आईवी ग्लूटाथायोन की वजह से शायद उनको ये प्रॉब्लम हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट था जो हुआ। आईवी ग्लूटाथायोन के बारे में अगर आप रिसर्च करने जाओगे, कहीं ये नहीं लिखा है कि आईवी। क्या आप रिकमेंड करते हो अपने पेशेंट्स को एंटी एजिंग के लिए सप्लीमेंट्स लेना? आई थिंक अगर आप ठीक से लो तो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो हमारे लिए परफेक्ट है। तो क्या वो भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे स्किन एजिंग में? हमारे इतने सारे जो व्यूअर्स हैं वो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन कोलेजन नाम की कोई लेट 20s के बाद 1% कोलेजन डिक्लाइन होता है एवरी ईयर। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है कि इंडियन डाइट। अगर हमें अपनी एज रिवर्स करनी है, यंगर दिखना है, तो हमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की हेल्प चाहिए। लेकिन जो ग्लोबल साइंस है एंटी एजिंग के बारे में, वो ज्यादातर वेस्टर्न रिसर्च पे बेस्ड है। हम इंडियंस अलग तरीके से एज होते हैं। हमें रिंकल्स कम होता है, टैनिंग ज्यादा होती है, और हमारा जो ड्रूप होता है, जो हमारा फेशियल फैट नीचे आता है एज के साथ, वो भी अलग तरीके से आता है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे जो इंडियन फेस है वो एज होता है और क्या हम कर सकते हैं उसको रिवर्स करने के लिए। और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर इशद अग्रवाल, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और इन्होंने एंटी एजिंग में बहुत काम किया है, चाहे वो बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, लेजर्स हो। अपने काम के साथ साथ डॉक्टर इशद अग्रवाल ने कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को इन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए ट्रेन भी किया है। सो लेट्स वेलकम हिम। तो अगर हम इंडियन स्किन की बात करें डॉक्टर इशद, तो उसमें जो एजिंग है वो वेस्टर्न स्किन से थोड़ी अलग होती है। बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो वेस्टर्न स्किन है, आप देखोगे कि उनकी जनरल एजिंग कैसी होती है। उनके रिंकल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनकी पिगमेंटेशन भी डिफरेंट होती है, मतलब उनके फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या सनस्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इंडिया में जो एजिंग होती है वो फैट प्रिडोमिनेंट एजिंग है। मतलब हम सबके चेहरे जो होते हैं विद एज नीचे की तरफ झूलता है, तो क्या होता है, जॉ लाइन खत्म होनी शुरू हो जाती है या सबका लगता है कि चेहरा बड़ा हो गया है। सेकेंडली, हमारी जो एजिंग के चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन भी हैं, तो ऐसा है कि हमारे फ्रेकल्स वगैरह उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे पिगमेंटेशन डिमार्केशन लाइंस हैं फोरहेड पे, आईज के पास में, वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडियन पिगमेंटेशन ही बोलते हैं उसको, अंडर आइज वगैरह में वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। रिंकल्स उतने नहीं होते हैं, बट हाँ, मतलब एक क्रोज फीट जिनको बोलते हैं वो दिखने शुरू होते हैं। सो एजिंग के पैटर्न डिफरेंट हैं कम्प्लीटली, बिकॉज हमारी जेनेटिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसे कुछ हमारे कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारी स्पेसिफिक डाइट एक तरीके की है और काफी यूनिक है इंडियन डाइट, तो क्या वो भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे स्किन एजिंग में? एक्चुअली अगर आप सिंपल इंडियन डाइट देखोगे तो वो बहुत ही अच्छी है। वो इनफैक्ट उतनी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है उसकी एजिंग में। ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है इन टर्म्स ऑफ कि हम जैसे मैदा बहुत ज़्यादा अब खाने लग गए हैं, जितने भी वेस्टर्न डिशेज हैं वो मोस्टली प्रोसेस्ड फूड से ही बनी हुई है। तो हमारी जो एजिंग अब हम देख रहे हैं कि इंडियंस की एजिंग एक्सेलरेट हो रही है या वो बहुत तेज़ी से हो रही है, वो उस वजह से हो रही है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो हमारे लिए परफेक्ट है, उसकी वजह से एजिंग नहीं होती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडियन फूड्स हैं जो आप रिकमेंड करते हो कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जो एंटी एजिंग करना चाहते हैं, अपने एज को रिवर्स करना चाहते हैं, वो उन फूड्स को उनको लेना चाहिए? मैं एक ही बात को मानता हूँ कि नेचर ने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो जो हमारा इसको कहते हैं ना सीजनल फ्रूट या सीजनल वेजिटेबल्स, अगर आप हर सीजन की वेजिटेबल, हर सीजन का फ्रूट खा रहे हो, यू आर परफेक्ट। आपको और बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ऊपर से। बट ये अगर हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे, जैसे आंवला होता है, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी है, तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके हमारे यहाँ पे हरी सब्जियां होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग तरीके के साग होते हैं, सो वो सब चीजें आप खा सकते हो जो आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखती है, उसी से एजिंग भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल फ्रेश सीजनल फ्रूट, Yes, जो absolutely. वेजिटेबल्स जो अवेलेबल है। तो आजकल इतना बड़ा मार्केट जो सप्लीमेंट्स का आ गया है, उसको आप कैसे देखते हो? क्या आप रिकमेंड करते हो अपने पेशेंट्स को एंटी एजिंग के लिए स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्स लेना? आई थिंक अगर आप ठीक से लो तो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दिन के 5-5 गोलियां खा रहे हैं, 15-15 गोलियां खा रहे हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको हर तरीके के सप्लीमेंट्स वैसे फूड से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा अब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वैसा हम खाना खा नहीं पाते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं। प्लस हमारा लाइफस्टाइल, आप कुछ ही करो, पार्टीज भी चल रही हैं, ट्रैवल भी चल रहा है, स्ट्रेस तो है ही है लाइफ में, आप वो सब चीज़ें तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ों की वजह से जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो कि हमारे डीएनए को भी कुछ हद तक डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग हो रही है, तो उस सब को फाइट करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट ओवर यूज नहीं होना चाहिए। काफी लोग कोलेजन ले रहे हैं आजकल, और ऐसा भी स्टडीज में बताया गया कि लेट 20s के बाद 1% कोलेजन डिक्लाइन होता है एवरी ईयर। तो आपके ओपिनियन में
अगर हम कोलेजन एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको लेना चाहिए? देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है कि इंडियन डाइट एक टिपिकल हाउस होल्ड की, नॉन वेजिटेरियन भी जो लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट कुछ कुछ जगहें छोड़ दो कंट्री में, लेकिन उतना नहीं है हमारी डाइट में। अगर कोई मेरे से पूछता है कि कोलेजन का बेस्ट सोर्स क्या है, तो वो होता है बोन ब्रॉथ। Right. मतलब आप हड्डियों को बेसिकली कैरमलाइज करके उसका Yes. ब्रॉथ सूप बना के पी लो, लेकिन वो हम कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स बने हैं। कोलेजन सप्लीमेंट के ऊपर अब बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं जो कि पबमेड में अगर आप जाके सर्च करेंगे तो क्वालिटी ऑफ आर्टिकल बहुत हाई है। तो मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ ओरल कोलेजन सप्लीमेंटेशन पे, एंड ये बिल्कुल सही है कि एज अर्ली एज 20s कोलेजन डिग्रेडेशन या फिर कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, और आई थिंक 1% तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 100% हम वो चेंजेस देखना शुरू कर देते हैं अब, जो वो कोलेजन टूटने की वजह से चेहरे में दिखते हैं। मतलब मान लो कोई 25 इयर्स में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और ये कोलेजन सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर रहा है वर्सेस कोई 45 में कर रहा है, तो क्या डिफरेंसेस आप एक्सपेक्ट करोगे ओवर द फ्यूचर नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स? किसकी स्किन ज्यादा बेटर होगी? मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर कोई इंसान 20s से एक्सरसाइज करना शुरू करता है, रोज जिम जाता है, और कोई इंसान 40s में शुरू कर रहा है, आप मुझे बताओ कि एट 60 कौन ज्यादा फिट होगा, राइट? कौन ज्यादा बेटर दिखेगा? राइट। सेम गोज फॉर योर स्किन ना। आपकी स्किन से कोलेजन टूट रहा है, Yes. जो ऑब्वियसली उसको पहले सप्लीमेंट करना शुरू करेगा, नॉट जस्ट सप्लीमेंट, पहले अपने ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। Exactly. तो ऑब्वियसली एट 60 वो बहुत बेटर दिखेगा उसके कंपैरिजन में जो कि बहुत लेट शुरू कर रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें ट्विंस के ऊपर स्टडीज हुई हैं, एक ट्विन जो बहुत केयर करता था स्किन की, और एक ट्विन जिसने बिल्कुल ही केयर नहीं करी। तो आफ्टर 20 ईयर्स उनकी स्किन में, उनकी एज में अराउंड 10 से 15 साल का डिफरेंस दिखता है। बहुत सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में और काफी कॉमनली ये कंफ्यूजन रहता है हमारे पेशेंट्स को कि कौन सा लेना चाहिए। सो व्हाट डू यू से? सोर्स ऑफ कोलेजन पे जाएं तो अब ये प्रूवन है कि मरीन सोर्स से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। मरीन विच मींस फिश से बना हुआ कोलेजन, सेकंड हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, और तीसरा क्वांटिटी ऑफ कोलेजन 5 ग्राम पर डे से ऊपर का होना चाहिए। इसीलिए पाउडर ही बेटर रहता है, बिकॉज कैप्सूल आप खा सकते हो, बट एक कैप्सूल में आप 500 मिलीग्राम से ज्यादा पैक नहीं कर सकते। तो अगर आपको कैप्सूल खाने तो आपको दिन के 10 खाने पड़ेंगे। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं आके कि हम कैप्सूल क्यों नहीं खा सकते, तो उसका यही सिंपल सा आंसर है कि आपको उतनी क्वांटिटी में अगर कोलेजन खाना है तो या तो आप बहुत सारे कैप्सूल खा लो, नहीं तो वो 1 सैशे या 2 सैशे दिन के खाने से इनफ है। और हमारे इतने सारे जो व्यूअर्स हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? दवाई समझ के पी जाओ, अच्छा। क्योंकि वेजिटेरियन कोलेजन हाँ। नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ। और जो प्रमोट कर रहे हैं मुझे नहीं पता वो कितने ऑथेंटिक है, क्या उसमें साइंस है और क्या उसकी रिसर्च है। आई वुड रेकमेंड यूजर्स को कि अगर लेना ही है तो आप मरीन सोर्स ले लीजिए, नहीं लेना है तो एटलीस्ट प्लांट सोर्स वाला तो मत ही लो। और बेस्ट वे ऑफ टेकिंग कोलेजन क्या है? क्या ये सुबह लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, क्या ये आफ्टर फूड लेना चाहिए, या ये एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए? जब आपको याद आ जाए दिन में ले लो। तो मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट जो कोलेजन से भी ज्यादा लोग ले रहे हैं वो है ग्लूटाथायोन। तो व्हाट इज ग्लूटाथायोन और क्या ये हमें लेना चाहिए एंटी एजिंग के लिए? ग्लूटाथायोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे मैंने समझाया था कि लाइफस्टाइल की वजह से, धूप की वजह से, ड्रग्स की वजह से अगर हमारी बॉडी में एक चीज़ें बनती है जिनको बोला जाता है फ्री रेडिकल, जो जाके अटैक करते हैं सेल्स को और उनको छोटा बना देते हैं, फिर डीएनए को डैमेज करते हैं। तो ग्लूटाथायोन इन फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है। सो इट इज अमेजिंग, सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और उसका एक एडेड बेनिफिट होता है कि वो पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इंडिया में वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ऑब्वियसली हम सबकी सबसे बड़ी स्किन की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम पिगमेंटेशन ही है। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्लूटाथायोन सब कुछ कर देगा, बट अगर आपको एक सप्लीमेंट शुरू करना है तो ग्लूटाथायोन से आप शुरू कर सकते क्या देखना चाहिए ग्लूटाथायोन लेने से पहले? इतने सारे अवेलेबल है, विच वन शुड बी पिक? अगेन मैं ये मानता हूँ कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मुझे पता है कि वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। राइट। उनका रॉ मटेरियल जेन्युइन है। फैक्ट्रीज तो देखो, आपको भी पता है कि एक छोटी सी फैक्ट्री में भी आप बना सकते हो सेम ही चीज़ को, और एक हाई क्वालिटी जगह से भी आप बना सकते हो। तो ऑब्वियसली ब्रांड की वैल्यू का फर्क पड़ता है, उनकी पैकेज कहाँ से वो एक्चुअल रॉ मटेरियल आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें ढूंढना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि इट्स बेस्ट कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके ले लो, एक बार पूछ लो डॉक्टर से कि यार मैं कौन सा लूँ। क्योंकि देखो मैं वही कह रहा हूँ, इवन एज अ डॉक्टर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी ब्रांड्स हैं इस समय कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे जो ग्लूटाथायोन की अवेलेबल है मार्केट में। वो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर ब्रांड के जाके
ढूंढूंगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं। मैंने Right. 2-3 ब्रांड्स देखी हुई हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनका मुझे पता है कि हम्म। ये जेन्युइनली सोर्स करते हैं, इसलिए मैं वो रेकमेंड करता हूँ। सो इट्स बेटर जब आप जा ही रहे हो एक डॉक्टर के पास, तो व्हाई नॉट गेट योर या फिर आप इतना महंगा ग्लूटाथायोन ले ही एंटीऑक्सीडेंट। रहे हो, हाँ, जो तो कि 3,000 से लेके 16,000 तक हाँ, आता है, तो आप आप एक एक कंसल्टेशन ही रिकमेंडेड कर ब्रांड लो, ले लो। कंसल्टेशन करके लो, यस। व्हाई नॉट। डोज क्या सही है ग्लूटाथायोन की? अगर 500 भी है अवेलेबल, 1000 भी है, और पर डे कितना लेना चाहिए? सी मैं पर डे जो होता है 500-1000 डिपेंडिंग कि मेरे पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, Okay. उस पर भी डिपेंड करता है। Okay. किसी का बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जिसके पास बहुत एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, डाइट को भी कंट्रोल कर, तो उनको मैं 1000 तक भी दे देता हूँ। लेकिन जनरली 500 मिलीग्राम विटामिन सी के साथ मोर देन इनफ। और कितने देर में हमें चेंजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए ग्लूटाथायोन लेने के बाद, और कब उसे हमें स्टॉप करना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का। अगेन इसके ऊपर ना कोई ऐसे प्रोटोकॉल नाम की चीज नहीं है, हाँ। ना ही कोई पेपर है जो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इतना ही देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे Of ये बोल course. सकता हूँ कि मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं देता हूँ। ये सिर्फ ग्लूटाथायोन के लिए नहीं है, हर सप्लीमेंट को मैं आफ्टर 3 मंथ्स चेंज करता Change हूँ। एंड ग्लूटाथायोन के रिजल्ट जो मैंने देखा है कि आफ्टर अबाउट अ मंथ दिखने शुरू होते हैं। बट अगेन ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है। एक पेशेंट है, वो ग्लूटाथायोन ले रहे हैं और उसके बाद वो जा रहे हैं बीच हॉलीडे करने, वहाँ सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो उनको असर नहीं दिखने वाला है। ऑफ कोर्स। सो ये बहुत सारे सब्जेक्टिव वेरिएशंस रहती हैं, बट मोस्टली 2-3 महीने के अंदर आप काफी अच्छा चेंज नोटिस करते हो। जब ग्लूटाथायोन की बात हो रही है तो आईवी ग्लूटाथायोन की बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आके उसके बारे में पूछते हैं, और रिसेंटली अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है शेफाली जरीवाला के डेथ के बाद कि आईवी ग्लूटाथायोन के वजह से शायद उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो आपको क्या लगता है, आईवी ग्लूटाथायोन आपकी प्रैक्टिस में कैसे आप उसको यूज़ करते हो? देखो वो बहुत अनफॉर्चुनेट था जो हाँ। हुआ, एंड आई डोंट थिंक कि कोई प्रोवन फैक्ट है ये कि किस वजह से हुआ। राइट। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, अभी डिटेल्स आर हम नॉट आउट, out. आई थिंक। अभी वो सिर्फ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। ओके, हैविंग सेड दैट, आईवी ग्लूटाथायोन के बारे में अगर आप रिसर्च करने जाओगे, कहीं ये नहीं लिखा है कि आईवी ग्लूटाथायोन से आप फेयर हो जाओगे, कहीं ये नहीं लिखा है कि आईवी ग्लूटाथायोन से आपका कलर पूरा का पूरा बदल जाएगा। जो लिखा है वो ये लिखा है कि बहुत ज़्यादा हाई डोसेजेस देने से लिवर डैमेज हो सकता है, बॉडी के और फंक्शंस भी डैमेज हो सकते हैं। किसी किसी को एनाफिलैक्सिस शॉक्स बोलते हैं कि एकदम से एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन, वो भी हुए हैं लोगों को। राइट। तो एक्चुअली कुछ कंट्रीज में तो वो बैंड है। ये जो कॉन्सेप्ट बना है आईवी ग्लूटाथायोन का, एक्चुअली ये बना था मायर्स कॉकटेल नाम की एक चीज़ थी यूएसए में जो बनी थी, जो हम वेलनेस के लिए मल्टीविटामिन दिए जाते थे। तो किसी ने डिसाइड किया कि इसके साथ में ग्लूटाथायोन भी जो अभी भी दिए जा रहे हैं एक्चुअली, वो हम लोग दे हाँ। रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन मैं अपनी प्रैक्टिस में एज अ ब्राइटनिंग एजेंट, एज अ फेयरनेस एजेंट नहीं देता हूँ। इट इज मोर ऑफ अ वेलनेस एजेंट अगर देना है तो। और वो मैं बहुत रैंडमली भी नहीं देता हूँ, मैं पूरे ब्लड टेस्ट करा के, कार्डियक स्टेटस, ईसीजी कराना जरूरी है, कार्डियक स्टेटस चेक करना जरूरी है। किसी को B12 ऑलरेडी एक्सेस में है तो मैं क्यों दूंगा? सो मेरा ये मानना है कि आप जहाँ पे भी, अगर जो लोग ये सुन रहे हो जो आईवी ड्रिप्स ले रहे हैं, राइट, एक तो डॉक्टर की बात मान लो, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे अंकुर, मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कोरिया से कोई 1.5 लाख मिलीग्राम ग्लूटाथायोन की ड्रिप लेकर आया और मुझे कहता है ये चढ़ा दो मेरे को। इंडिया में भी कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि अनरेगुलेटेड है, और वो ड्रग कंट्रोलर के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप अपने ब्रांड जरूर चेक कर लो, जो भी आप ब्रांड अपने डॉक्टर से लगवा रहे हो, और उसकी कितनी mg में वो आ रहा है। बहुत हाई डोसेज ऑफ ग्लूटाथायोन उल्टा बॉडी को डैमेज कर देती है, तो वो नहीं करना है। ईसीजी करवाओ, अपना बीपी चेक कराओ। मैं इनफैक्ट अपने पेशेंट्स का बीपी का एक चार्ट चेक करता हूँ, एक हफ्ते के लिए उनको बोलता हूँ बीपी मॉनिटर करते हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो एंड सेकेंडली, जहाँ पे आप आईवी ड्रिप लेने जा रहे हो, इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिस में अगर मैं देता हूँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा किसी को ज़रूरत होती है तो हम साथ में एपिनेफ्रिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एविल, वो विड्रॉ करके रखता हूँ मैं। इमरजेंसी ड्रग्स हाँ, वो होने चाहिए हैं। और उस क्लिनिक का एक टाइप होना चाहिए हॉस्पिटल के साथ कि अगर इमरजेंसी में कुछ रिएक्शन होता है तो आप पेशेंट को शिफ्ट कर सको वहां पर। मैंने तो ये भी देखा काफी लोग आईवी ड्रिप घर में ले लेते हैं, एंड मतलब मेरे को तो इतनी हैरानी, सारा दिन ऐड आती है वो इंस्टाग्राम पर, ब्रांड्स की कुछ चेन्स खुल चुकी हैं जो आपको आईवी ड्रिप घर पे आके देती है, विच कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज घर में ऑब्वियसली अगर आपको कोई रिएक्शन होती है तो कोई भी टाइप की इमरजेंसी इक्विपमेंट वहाँ पे है नहीं। बेसिक चीजें जैसे एड्रेनलिन और फेनेरामीन है वो अवेलेबल नहीं है।
तो डेफिनेटली हमें आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेनी चाहिए ये आईवी ड्रिप्स। और सारे ब्लड टेस्ट करा के। एक और ड्रिप्स अब भी आ गई हैं जिनको बोलते हैं NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये काफी सारे मैंने डर्मैट्स को भी देखा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे प्रमोट करते हुए। ये क्या है और ये किन लोगों को लेनी चाहिए? नैड बेसिकली ये भी एक बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने वाला मॉलिक्यूल है। ये बेसिकली वेलनेस के लिए ज़्यादा दिया जाता है कि जो लोग बहुत एक्सेस जिम करते हैं या फिर बहुत ट्रैवल करते हैं और उनको एनर्जी बूस्ट चाहिए अपनी बॉडी Right. में। लेकिन नैड ड्रिप अगर आपको चलानी है, अगर अच्छे से चलानी है, और वेलनेस सेंटर जो चलाते हैं 6 से 8 घंटे लगने चाहिए उसको चलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है क्योंकि पेशेंट के पास भी टाइम नहीं है और हर क्लिनिक ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक एक कमरा 8-8 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाए। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो नैड की डोज जो कि 1000 मिलीग्राम होनी चाहिए वो 1/4 हो जाती है, या वो रिस्क ले रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी चला रहे हैं। सो अगर आप नैड थेरेपी करा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि ऐसी जगह कराइए जो कि एक वेलनेस सेटअप है। मैं बहुत क्लियरली नहीं बोल सकता कि इसका एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में क्या रोल है क्या नहीं है, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे हम स्किन को डील कर रहे हैं। मे बी हम वेलनेस वाले सेंटर अभी नहीं है, या फिर अगर आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हो तो मेक श्योर कि फिर आपके पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो एक वेलनेस सेंटर में होता है, विच मीन्स एक कमरा जो कि आप 6-8 घंटे के लिए ब्लॉक कर सको, और पेशेंट को ये बहुत क्लियरली बता दो कि आपको 6 to 8 आवर्स यहाँ पर अंडर मॉनिटरिंग रहना पड़ेगा। सो यही है, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर प्रॉपरली की जाए तो। एक्चुअली जिन लोगों ने लिए मेरे किसी पेशेंट्स ने, वो बाहर जाके लेके आए हैं यूरोप में किसी वेलनेस रिट्रीट्स में, तो दे कम बैक टेलिंग कि हाँ बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक हुआ। बट ओवर एंड अबव गेटिंग बेटर एनर्जी, आई एम नॉट वेरी सर्टन एट दिस पॉइंट कि हम कितना श्योरली कह सकते हैं कि ये लॉन्जिविटी को इम्प्रूव करता है या फिर एंटी एजिंग को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम रिवर्सिंग अवर एज की बात करें, इंडियन स्किन में कौन सी टॉप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है जो हमें करवानी चाहिए? ये पहले हमें जानना पड़ेगा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं कौन से। सो पील्स भी एंटी एजिंग होती हैं जिसमें हम डेड स्किन को निकालते हैं, उस स्किन को रिन्यूअल करते हैं। लेजर्स होते हैं एंटी एजिंग के, जैसे कि CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, माइक्रो नीडलिंग RF है जिससे हम कोलेजन बनाते हैं स्किन में RF स्किन टाइटनिंग होता है जिससे भी हम कोलेजन बनाते हैं। और फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि PRP, PDRN, एक्सोसोम, और फिलर्स और टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन, या फिर बोटॉक्स जो ब्रांड नेम जिसका है। तो ये सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं। इस समय अगर आप वर्ल्ड ओवर देखोगे तो नेचुरल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की डिमांड बहुत हाई है। तो रीजनरेटिव 100%। सो माइक्रो नीडलिंग बहुत पिकअप कर चुकी है। मतलब ये आई वुड इनफैक्ट, जैसे अभी हम देख रहे हैं एजिंग स्किन की, लेट 20s to early 30s में ही लोगों को शुरू करनी चाहिए है। राइट, ठीक है, ये एकदम नेचुरल है क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नीडल से आपकी स्किन को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो कोलेजन प्रोड्यूस करें। राइट। माइक्रो नीडलिंग के साथ अगर आप PRP या फिर एक्सोसोम या फिर PDRNs ये ऐड करते हो तो ऑब्वियसली स्किन में थोड़ा बेटर ग्लो भी आता है, हाइड्रेशन भी होती है स्किन की, और ज्यादा कोलेजन भी प्रोड्यूस होता है। ये सब बेसिकली रीजनरेटिव ये सब ट्रीटमेंट्स हैं जो regenerative हमारे approach कोलेजन है। को बूस्ट कर रही हैं, चाहे वो एक्सोसोम्स हो गया, PDRN हो गया। तो लेट 20s से एनी एज तक, किसी भी एज तक जिसको नेचुरली कोलेजन को स्टिमुलेट करना है तो ये तो करने ही चाहिए हैं। राइट। अब इसके बाद आता है कि अगर कोई जिनका ऑलरेडी स्किन लूज हो चुकी है, एग्जैक्टली, या रिंकल्स दिख रहे हैं, या फिर आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, या फिर उनको लगता है कि जॉ लाइन उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो उनको अगर वो चेंजेस को रिवर्स करना है तो सीरियसली द बेस्ट ट्रीटमेंट इज फेसलिफ्ट। प्लास्टिक सर्जरी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है और एक सर्जरी एट एंड ऑफ द डे सब लोग नहीं कराना नहीं चाहता है, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ अभी भी कॉस्मेटिक मार्केट इतनी मैच्योर नहीं हुई है। हाँ, तो ज्यादा पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप आए, आपने कराया, बहुत ज्यादा नहीं तो बस 3-4 दिन में थोड़ा ब्रूजिंग या कुछ प्रॉब्लम हुई और रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा काम करते हैं वो होते हैं स्किन बूस्टर, जो हम स्किन में डाल देते हैं, जो हाइड्रेशन, हाइलुरोनिक एसिड जिसको कहा जाता है, क्योंकि एजिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कोलेजन के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड भी खत्म हो जाता है, और ये हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये पानी को बांध के रखता है स्किन में। सो आई डोंट नो, आपकी प्रैक्टिस में भी आते होंगे लोग, बोलते होंगे कि मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं 5 लीटर पानी भी पीती हूँ फिर भी मेरी स्किन डल लगती है।
तो ये इसके पानी पे ज्यादा पीने से नहीं होगा, क्योंकि Right. जो पानी को बांध के रखने वाली चीज है हाइलुरोनिक एसिड, वो हमारी स्किन से खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो स्किन बूस्टर वो काम करते हैं। तो आज की डेट इस समय इंडिया में स्किन बूस्टर्स अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि हम हाइलुरोनिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं स्किन में, 2 हफ्ते में वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है और स्किन एकदम से सॉफ्ट, प्लम्पी और ग्लोई दिखती है। ब्राइड्स बहुत कॉमनली कराती हैं। बट बहुत लोगों का, जब हम बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड हम फेस में हाँ। इंजेक्ट करेंगे तो रहता है कि कहीं ये फिलर्स तो नहीं है, तो क्या डिफरेंस रहता है स्किन बूस्टर और फिलर्स में? देखो, फिलर भी हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन बूस्टर भी हाइलुरोनिक एसिड है। उसकी क्वांटिटी कितनी है हाइलुरोनिक एसिड की और स्ट्रेंथ कितनी है। जो फिलर होते हैं वो आप समझो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो मैं स्किन में डालूंगा तो वो स्किन को लिफ्ट कर देते हैं, राइट। इसलिए शेप और साइज चेंज होता है फेस का। लेकिन बूस्टर होते हैं ये बहुत पतले हैं, राइट। लिटरली सेरम्स की तरह ही है, तो वो जाके स्किन में सिर्फ फैल जाते हैं और पानी को पकड़ के रखते हैं, उससे किसी के फेस के साइज शेप चेंज नहीं होती है। सो अगेन बूस्टर इज समझो। और सबसे अच्छी बात है बूस्टर की कि जिन लोगों को डर है कि हम बार बार नहीं आ सकते या फिर हम बहुत नीडल्स नहीं ले सकते, तो साल वो में एक ही बार 6 कराना महीने होता में है। एक बार, हाँ, 6 महीने में एक बार, या डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल किसी किसी को 3 बार भी करना पड़ सकता है, बट जनरली 1 से 2 बार मैक्सिमम लोग कराते हैं। तो ये आई वुड रेकमेंड, जो भी ये सुने, अगर उनको चाहिए इंप्रूवमेंट स्किन में, तो हाइलुरोनिक एसिड सेरम लगाने से नहीं होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्किन की अंदर की लेयर में नहीं जाता है। इसके बाद आता है फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड। आई थिंक इसको लेके बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में डर भी है, और काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जो पिक्चर्स अभी आई हैं वो उनके नेचुरल जो वो लगते थे अपने यूथ में उससे काफी डिफरेंट आई हैं। वो रिजल्ट्स वैसे मिमिक नहीं हो पाए जैसे कि वो यूथ में थे अपने। तो क्या लगता है आपको, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीबॉडी एट द मोमेंट, राइट। ओके। बट क्या होता है कि जो काम सर्जरी करती है वो फिलर नहीं कर सकता है। फिलर सॉफ्ट इंप्रूवमेंट के लिए है, राइट। फिलर ऐसा नहीं है कि आपको 60 की एज में 20 दिखा सकता है। आपकी 5 से 6 साल या मैक्सिमम 10 साल तक हम एज कम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इंसान एक बार पहली बार फिलर करा लेता है, ये बहुत ही कॉमन है। ये हम जितने भी फिलर इंजेक्टर्स हैं, आप सब पूछोगे वो सब आपको ये बताएंगे कि हमने पहली बार किसी का फिलर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेशेंट भी खुश, हम भी खुश। अब 6-8 महीने बाद पेशेंट की ग्रीड, लालच बढ़ जाता है कि जब इतना ml डालने से इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा और डलवा के देखता और कई बार वो सर्जरी भी अवॉइड करना चाहते हैं, मे बी उसके वजह से भी जो वो डॉक्टर को कम्युनिकेट करते हैं, तो डॉक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट इट डजंट टर्न आउट टू बी दैट वे। तो जैसे इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि ठीक है आपका हो चुका है, अब हम और इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ पेशेंट तो मेरी बात मान लेते हैं, कुछ अगले डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जरूरी नहीं है वो अगला डॉक्टर उनको बोलेगा कि आपको नहीं जरूरत है, अब क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो पहली बार देख रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या क्या कराया हुआ है। कई बार लोग बताते भी नहीं कि हमने ये कराया हुआ है। सो ये जो अननेचुरल आउटकम्स आते हैं, इसमें सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो करवा रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ हद तक जो हमने जो जिस तरह से फिलर सिखाया गया था, इतने ml डालना है, इतना ये करना है, आई थिंक वो सब गलत है। आपको पेशेंट देखना है, एक रीजनेबल सा आउटकम देना है, और फिलर से आप 100% नेचुरल रिजल्ट लेकर आ सकते हो। आई गारंटी दैट अगर आप ढंग से करना जानते हो और आप अपने डॉक्टर की बात मान के जितना वो बोलेंगे उतना करवा के शांति से बैठ जाओगे। कई सारे फिलर कंपनीज के साथ मेरी ये आर्गुमेंट होती है कि ये लिफ्ट करेगा या फिल करेगा, तो मेरे को हमेशा लगता है कि फिलर मोस्टली फिल ही करता है। व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट इट? यू आर 100% बैंग ऑन। आई थिंक ये मेरी भी डिस्कशन हो चुकी है बहुतों के साथ। फिलर से जो लिफ्ट आती है ना, वो एक इनडायरेक्ट लिफ्ट होती है। सो अब आपने चीक बोन पे डाला, कैमोफ्लेजिंग काइंड ऑफ एन इफेक्ट। आपने चीक बोन पे डाला, यहाँ पे वो लिगामेंट है, उसके नीचे आप डालते हो, क्योंकि वो वहां डालोगे प्रोडक्ट तो वो लिगामेंट उठेगा, इसीलिए वो एक सपोज्ड लिफ्ट आती है, राइट। लेकिन प्रिडोमिनेंटली आप एकदम खींच के पूरी तरह से फेस को ऊपर नहीं कर सकते हो फिलर से। वो करने की अटेम्प्ट करोगे, इसीलिए चीक्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, या फिर चिन जो है आजकल आप देखोगे कि वो ऐसा लगता है कि अलग से एक चिन रखी हुई है, वो ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ मेकिंग अ टेंट। यस, फिलर भर भर के एक टेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे स्किन ऊपर उठ जाए और आपके स्माइल लाइंस वगैरह कम हो जाए। यस। सेकेंडली मुझे लगता है कि हमें इंडियन ब्यूटी को भी रिस्पेक्ट करनी है। हमारी ब्यूटी फॉरेनर या वेस्टर्न या कॉकेशियन ब्यूटी नहीं है।
राउंड फेसेस ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, तो हमें वो भी रिस्पेक्ट करना है। हम खींच तान के फिलर भर भर के चिन को लंबा कर करके चीक्स को ऊंचा उठा उठा के हम एक इंडियन फेस को एक वेस्टर्न सुपर मॉडल का फेस नहीं बना सकते हैं। जैसे पेशेंट्स आके बोलेंगे हमें स्नैच्ड जॉ लाइन चाहिए है, Right. डॉक्टर आई वांट अ वेरी स्नैच्ड जॉ लाइन, बट देन पहले जाके वर्कआउट करके आओ, एकदम से पतले हो जाओ, देन आई कैन गिव यू दैट स्नैच जॉ लाइन। हाँ, बट फिलर आपके सारे फैट टिश्यू को, हैवी बल्की टिश्यू को लेके उठा के स्नैच्ड नहीं कर सकता है। सो फिलर से अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, लाइक अमेजिंग, एज लॉन्ग एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर को भी नेचुरल ब्यूटी पसंद होनी चाहिए है और आपको भी नेचुरल ब्यूटी कुछ हद तक पसंद होनी चाहिए। काफी लोग कंसर्न रहते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी दिखाते हैं और गूगल पे भी पढ़ते हैं कि फिलर्स जो हैं वो सो एंड सो साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो लिस्ट तो काफी लंबी है, बट कॉमन साइड इफेक्ट जिससे एक्चुअली आप वॉर्न करते हैं पेशेंट को कि ये सब पॉसिबल है, तो वो क्या क्या है? ब्रूजिंग, मतलब हमने नीडल इंजेक्ट की, ब्लड निकला, ब्लड स्किन में रह गया, राइट। उसका दाग 3-4 दिन 5 दिन में चला जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है? उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट उससे दिन या उससे अगले दिन ज़्यादा अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए है। ग्रीन टी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली आप ब्रूज को पूरी 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। सो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जब आप फिलर कराएं तो उसके अगले 5 से 10 दिन कोई लाइफ का आपका मेजर इवेंट नहीं होना चाहिए। राइट। ठीक है। एंड लेडीज के लिए थोड़ा इजी होता है क्योंकि वो मेकअप से कंसील कर लेती हैं, बट उनमें ब्रूजिंग ज्यादा भी होती है। उनमें ब्रूजिंग ज्यादा भी होती है। और मेल्स में अगर हम चिन वगैरह करें तो वो बियर्ड से छुपा लेते हैं, तो ब्रूजिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। और अंडर आई में यूजुअली थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं, अंडर आई और चीक एरिया में, और बाकी जगह कम होते हैं। किसी किस हर एक के डिफरेंट स्किन है, बट अंडर आई में क्योंकि पतली है स्किन बहुत ज्यादा, तो वहां पे वेसल ज्यादा दिखते हैं, तो हो सकती है वहां पर। सेकेंडली पेन उस दिन फिलर कराते समय ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके अगले 2-3 दिन तक आपको बात करते समय, खाना खाते समय, थोड़ा बहुत मूवमेंट के समय पेन हो सकता है। टेम्परेरी स्वेलिंग भी आती है क्योंकि फिलर भी पानी को रिटेन करता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर चली जाती है। सो ये 3-4 मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं बोल सकते, मतलब प्रॉब्लम जो हो सकती है आ सकती है फिलर कराने में, ये सबसे कॉमन है। बाकी बहुत रेयर चीजें होती हैं कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या फिर कुछ एलर्जिक नोड्यूल्स वगैरह फॉर्म हो जाए, या फिर लंप्स फॉर्म हो जाते हैं फिलर के, बट जनरली वो ईजी हैं क्योंकि हम फिलर का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है कि हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं, इसीलिए फिलर इतना पॉपुलर भी है। तो जनरली ये सब प्रॉब्लम्स करेक्ट हो जाती हैं। बट एट दिस पॉइंट जो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ एरिया जहाँ पे 100% फिलर अवॉइड करना है, जहाँ मैं करता भी नहीं हूँ, ये वाली जो लाइंस होती हैं जिनको हम जिसके लिए हम टॉक्सिन या फिर बोटॉक्स करते हैं, इनमें फिलर नहीं डलवाना है। अच्छा। नोज के ऊपर बहुत एक्सपीरियंस इंजेक्टर से, अगर, क्योंकि अगेन नोज में ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप एक बार तो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, करते करते नोज यहाँ से ब्रॉड हो जाता है। तो नोज एक एरिया है जहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि राइनोप्लास्टी से बेटर रिजल्ट किसी चीज से नहीं आता है। सो ये जो 2 एरियाज हैं जहाँ के लिए मैं 100% पेशेंट को रिफ्यूज कर देता हूँ कि ये नहीं करूंगा मैं। किसी को फिलर्स करवाने, अंडर आई में कराने, वॉल्यूम करेक्शन करना है, चिन जॉ लाइन डेफिनेशन इंप्रूव करना है, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी एड्स चल रही हैं, कई सारे चेन्स ऑफ क्लिनिक खुल गए हैं। कैसे एक पेशेंट चूज कर सकता है कि अपने फेस पे इंजेक्ट कराऊंगा इस डॉक्टर से? 2 चीजें हैं। एक तो जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जनरली एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप ये चेक करो, क्योंकि हमें ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, एनाटॉमी की समझ होती है। सेकंड, आप अपने डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखो, कितने सालों का एक्सपीरियंस है उनको करते हुए। थर्ड, कौन सी ब्रांड्स यूज हो रही, जैसे कि जुविडर्म या फिर रेस्टिलेन या फिर मर्स या फिर बेलोटेरो, दीज आर ब्रांड्स जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं ओवरऑल। आपको ये भी देखना है कि फिलर जो चीज होती है ना, वो सस्ती नहीं हो सकती है। अगर एक ढंग का डॉक्टर आपको इंजेक्ट कर रहा है, जिसको इतने सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और एक वो अच्छा प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है, तो डोंट गो फॉर चीप फिलर कि 1,000 रुपए के पीछे कोई एक अनट्रेन्ड नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आपको ऑफर करने लग गया और आप वहां चले जा रहे हो, तो आई थिंक वो गलत हो जाता है। ये मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ था। मैं अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल कर रहा था आउट ऑफ कंट्री, तो उसको करवाना था फिलर, तो मैंने बोला मैं आके कर देता हूँ। उसका नहीं मुझे तो करवाना ही है। तो वो एक डेंटिस्ट के पास चली गई।
यू वुडंट बिलीव वो कराने गई थी अंडर आई 1 ml के लिए, हम्म। करते करते उस डेंटिस्ट ने उसके चेहरे पे 9 ml भर दिए। ओह। क्यों सस्ते दे रहा था। हम्म। मैं रोम के एयरपोर्ट पे था हम्म। और मुझे कॉल आई, दैट वुमन वाज इन टीयर्स। हम्म। मतलब आप उसका चेहरा इतना बदल चुका था कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा था ये वही है। हम्म। नाउ इमेजिन मुझे वो फिलर सारा का सारा डिसॉल्व करना पड़ा, फिर रीफिल करना पड़ा, हम्म। लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ उसका वो फेस अब वापस नहीं आएगा। हम्म। सो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, अच्छे ब्रांड यूज करने वाले और जो थोड़ा महंगे हैं उन्हीं के पास जाइए। हम्म। सस्ते के चक्कर में हम्म। इधर उधर चीपर प्रोडक्ट्स कोरिया से आते हैं बहुत सस्ते सस्ते फिलर, वो ना लगो। आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं भी है मार्केट में, बट वो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट ही बोलते हैं। तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो, जो कि हर क्लिनिक में लगाना वैसे कंपलसरी है। उसमें जो उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो प्लास्टिक सर्जन है या एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो क्लियरली मेंशन रहती है। अब फिलर से हम चलते हैं दूसरे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जो बहुत कॉमनली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होने वाला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, बट काफ़ी सारे लोग उससे डरते हैं हमारी कंट्री में। वो है बोटॉक्स। सो व्हाट इज बोटॉक्स? देखो बोटॉक्स तो ब्रांड नेम है, बट दवाई का नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन जब कैसे आया स्किन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने उसको यूज किया आई डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, राइट। स्क्विंट वगैरह ट्रीट करने के लिए। तो जब उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने देखा कि उस पेशेंट के यहाँ के रिंकल्स गायब हो गए, वहां से ये स्किन में आया है। तो ये एक दवाई है जो नॉट जस्ट स्किन में, प्लास्टिक सर्जन भी यूज करते हैं इसको, न्यूरोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं हेडेक्स के लिए, माइग्रेन के लिए, ये जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पे मसल्स की प्रॉब्लम होती है, ये बेसिकली एक मेडिसिन है। अब मेडिसिन को आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। तो फेस पे बोटॉक्स या फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन या फिर इंडिया में अब एक और जिसको डिस्पोर्ट भी बोला जाता है, ये सारे बॉटुलिनम टॉक्सिन है। ये हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें रिंकल दिखाई देते हैं। अभी रिंकल क्या होते हैं? ये लाइंस जो कि बात करने पे आती है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं या मैं ऐसे करूंगा जो लाइंस यहाँ आती हैं, या आईज के पास लाइन आती है, स्माइल करते हैं, डायनामिक लाइंस उसके लिए क्या जाता है, या फिर जॉ लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, स्माइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, ड्रूपी कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए ये बॉटुलिनम टॉक्सिन यूज किया जाता है। अगेन, अगर आप रियलिस्टिक रिजल्ट्स मान के चलोगे और कम डोसेजेस यूज करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत नेचुरल आते हैं। मेरे कितने सारे पेशेंट्स हैं उनका मैं क्रॉस फीड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उनकी स्माइल की ब्यूटी को प्रिजर्व करता है। राइट। और कुछ पेशेंट है जिनके हम करते हैं क्योंकि वो उनके फेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके रिंकल्स क्या आपके फेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं तो टॉक्सिन, ये बॉटुलिनम टॉक्सिन से अच्छा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये ही वो इकलौता ट्रीटमेंट है जो वो रिंकल को गायब कर सकता है। बाकी माइक्रो नीडलिंग या फिर जितने भी इस तरह के ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो रिंकल्स चले जाएं तो वो 100% इससे जाता है। इनफैक्ट कुछ यंग लोगों का हमने अब करना शुरू किया है। तो बोटॉक्स मेरा फर्स्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था और मैंने जब उसे कराया तब मेरे को लगा वाओ, ये जो इफेक्ट है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो क्या यंग लोगों में भी बोटॉक्स कराया जा सकता है? आपने कुछ बहुत एंग्री यंग मैन देखे हैं? तो एंग्री यंग मैन कैसे होते हैं? वो सारा टाइम ऐसे बैठे रहते हैं, फ्राउनिंग इसको बोलते हैं, फ्राउनिंग। तो कुछ पेशेंट आते हैं और वो ऐसे बैठे होते हैं और मैं उनको पूछता हूँ, क्या तुम्हें हर कोई पूछता है हर समय कि तुम गुस्से में क्यों रहते हो? जबकि तुम्हें गुस्सा नहीं भी आता है तो भी तुम्हें लोग पूछते हैं गुस्से में क्यों रहते हो? कहते यस सर, हर कोई पूछता है मुझे, सब लोग सोचते हैं बहुत ही सीरियस इंसान है, हंसता ही नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि उसकी ये वाली जो लाइंस हैं या फिर जो ये मसल्स हैं, फ्राउन मसल, वो बहुत हाइपर एक्टिव है। अब उस इंसान को जिसको प्लेजेंट दिखना है, अप्रोचेबल दिखना है, वो चाहता है कि लोग आके उससे बात करें, 100% हमें उसको बॉटुलिनम टॉक्सिन इन मसल्स में देना ही पड़ेगा। राइट। सिमिलरली बहुत यंग लोग, जैसे मैंने समझाया था, लाइफस्टाइल की वजह से कोलेजन भी खत्म हो रहा है, इलास्टिन भी चेंज हो रहा है। तो इवन जैसे शादियां होती हैं तो अब शादी की एज भी बढ़ गई है, 37-38 नॉर्मल हो गया है। अब ब्राइड्स उससे पहले आ रही हैं और वो अगर वो चाहती हैं कि हमें यंग दिखना है तो ऑब्वियसली वो रिंकल्स को हमें कम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो 30s सबसे राइट एज है बॉटुलिनम टॉक्सिन जैसे ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए।
पर कुछ कुछ केसेस में जैसे मैस्टेटर हाइपरट्रोफी नाम की चीज़ होती है जिसमें इवन यंग बहुत अर्ली 20s में भी ये चीज़ बहुत ब्रॉड बाहर आ होती जाती है है। और पेशेंट बोलते हैं कि हम जितना भी वेट लॉस करें हमारा फेस पतला नहीं होता, एकदम पतली सी लड़कियां आती हैं जिनका फेस बड़ा होता है, राइट। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ वो डालना ही पड़ेगा टॉक्सिन। मतलब इट डिपेंड्स मोर ऑन द इंडिकेशन rather Yes, than the age। age। जो ज्यादातर लोग क्वेश्चन रहता है कि अरे डॉक्टर इसके लिए कुछ लिख दीजिए, हाँ और मतलब हम बोलते हैं कि लिखने से कुछ होगा नहीं, इसमें आपको इस एंटी रिंकल इंजेक्शन यानी बोटॉक्स कराना पड़ेगा, तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। बट इस एज में देखो ये ना इंडिया में बहुत ही फनी चीज़ है, हाँ, 40s में बोलते हैं कि इस हाँ। एज में, 50s में बोलते हैं इस एज में, और 60 में बोलते हैं अब तो 60 के हो गए तो अब करके क्या फ़ायदा है। सो आई थिंक पेशेंट टालना चाहते हैं कि हमें ये लेना पड़े, लेकिन जो एक बार इंजेक्शन ले लेता है वो कभी भी रिग्रेट नहीं करता है। तो बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशन है जो घर पे छोड़ के आना चाहिए जब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मिलने जाओ। और आपका डिसीजन जो होता है वो आपके और आपके डॉक्टर के बीच का होना चाहिए, उसमें किसी थर्ड पर्सन का कोई से नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ये मैंने बहुत कॉमनली देखा कि इंसान रेडी है कराने के लिए, राइट राइट। वो घर जाता है और घर में इतनी नेगेटिव काउंसलिंग करते हैं लोग उसकी कि वो वापस आके बोलता है कि नहीं ये अभी हम नहीं करा सकते हैं। सो गेट योर फैक्ट्स राइट एंड मेक योर ओन डिसीजन। तो हमने कुछ केसेस निकाल के रखे हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, और हम व्यूअर्स को गाइड करेंगे कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उनको भी जैसे उस केस में दिखा रहे हैं तो वो किस टाइप की ट्रीटमेंट सीख कर सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट के बारे में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि थोड़े रिंकल्स हैं ऑन द साइड ऑफ द आई, इसे आउटर कैंथस ऑफ द आई बोल सकते हैं हम, और अंडर आई में रिंकल्स हैं, कुछ पोर्स टाइप दिख रहा है चेहरे पे, थोड़ा सा स्किन में टेक्सचर दिख रहा है। तो इस टाइप के पेशेंट अगर आपके ओपीडी में आते हैं तो आप उन्हें क्या क्या रिकमेंड करेंगे, मे बी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, और उसके बाद ट्रीटमेंट में आप क्या क्या रिकमेंड करेंगे? ये जो पेशेंट है ये टिपिकल पेशेंट है जिसके स्किन में कोलेजन की कमी है और स्कारिंग भी है, तो हमें क्या करना है, हमारा मेन एम है कि हमें कोलेजन वापस डालना है इनके स्किन में। तो उसके लिए हमें डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मॉर्फियस होता है। मॉर्फियस इज अ माइक्रो नीडलिंग आरएफ डिवाइस जिसमें नीडल्स रहती हैं, नीडल स्किन में जाती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी भी देती है, जिसकी वजह से स्किन भी टाइट होती है और कोलेजन भी बनता है। राइट। ठीक है, अगर आपको कुछ लोग नहीं कराना चाहते हैं मॉर्फियस या फिर माइक्रो नीडलिंग आरएफ, तो वो सिंपल माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि डर्मापेन 4 होता है या एक्सीड करके डिवाइस होता है, इस तरह की सिंपल प्लेन माइक्रो नीडलिंग भी आप करा सकते हो। राइट। बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए तो आपको माइक्रो नीडलिंग या फिर माइक्रो नीडलिंग आरएफ या मॉर्फियस के साथ में कुछ चीजें और भी ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। वो आप डालते हो तो हीलिंग बेटर होती है, कोलेजन भी ज्यादा बनता है। राइट। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि टेक्सचर भी बढ़े और स्किन थोड़ी सी सपल भी हो जाए, तो हमें पीडीआरएन जो सामन डीएनए वाले ट्रीटमेंट्स हैं वो डाल सकते हैं। कोरियन ट्रेंडिंग कोरियन ट्रीटमेंट है। बेस्ट होगा कि इसके साथ में हम एक्सोसोम्स डालें, जो कि इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सेल्स को जाके बोलते हैं कि आपको रिपेयर होना है और आपको कोलेजन बनाना है। तो इस तरह के पेशेंट को 4 से 6 बार 1.5 से 2 महीने के इंटरवल में पहले मैं सिर्फ मॉर्फियस माइक्रोनीडलिंग आरएफ के साथ में या तो पीआरपी करूंगा या एक्सोसोम्स करूंगा या फिर सब कुछ करूंगा एक एक 2-2 बार, ताकि स्किन में थोड़ी सा एक फाउंडेशन बने और उसका कोलेजन आए। बाद में सिर्फ जो उसके क्रोज फीट वाला एरिया है वहां पे मैं बॉटुलिज्म टॉक्सिन डालूंगा। बट इस केस में अंडर आई में हम बॉटुलिज्म टॉक्सिन या बोटॉक्स नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो डालोगे तो हो सकता है वो और ज्यादा खराब दिखना शुरू हो जाए। ओके ओके। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लूज है स्किन वहाँ। सो बट हाँ, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो समरी होगी कि एक घर पे रेटिनॉल स्टार्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, ट्रीटमेंट जो कि आपके कोलेजन बूस्ट कर सके जैसे मॉर्फियस या डर्मापेन 4 वो आप इंक्लूड करो, कम से कम 4 से 6 सेशन कराओ, और इसके साथ कुछ कोलेजन इनहेंसर्स जैसे आपने बताया एक्सोसोम, स्किन बूस्टर, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके वो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कितना परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्टेशन दोगे कि इसमें एक्सपेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स 100% तो नहीं होगा, तो ये परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट जनरली मैं पेशेंट्स को 50 to 60% बोलता हूँ, और अगर वो साथ में लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देना भी 50 to बहुत 60%। इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइफस्टाइल में पोल्यूशन, स्मोकिंग, इससे बचे, और कुछ ओरल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं इसमें, जैसे कोलेजन, ग्लूटाथायोन, एस्टाक्सांथिन, रेस्वेराट्रोल, अल्फा लिपोइक एसिड, ये डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगा। सेकंड पेशेंट है हमारे पास आया नेजोलेबियल फोल्ड्स के लिए, जिनको स्माइल लाइंस भी हम बोलते हैं। ये काफी कॉमन कंसर्न रहता है, और इस टाइप के पेशेंट को आप
कैसे काउंसिल करोगे और क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे? अगर तो ये चाहेंगे कि इनके फोल्ड्स खत्म हो जाएं तो 100% मुझे इनको फिलर करना है और कोई हम्म, सोचने की बात ही नहीं है। हम्म, पर सिर्फ फोल्ड में नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा चीक पे भी करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिगामेंट है लिगामेंट्स उसको को खींच हाँ सके। को खींच सके और यहाँ पे फिर हम फिलर डाल देंगे। तो ये उनका तो बहुत फोल्ड डीप भी नहीं है, तो इनको फिलर से बहुत ही अच्छा आउटकम मिलेगा। कितने ml फिलर इसमें चाहिए रहेंगे? 2 से 3 ml तो लगेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कम ml फिलर मत करो, बिकॉज फिर आपको रिजल्ट नहीं होगा और आपको लगेगा फिलर यूजलेस था। तो मिनिमम 2 to 3 ml तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो 2 to 3 ml के लिए क्या बजट रेंज होता है? अबाउट किसी भी ढंग की जगह में बिटवीन 25 to 35,000 पर ml चार्ज होता है, तो अराउंड वो 90 to 1 लाख के बीच में ये पड़ सकता तो फिलर के अलावा और भी कुछ इसमें आप करना चाहेंगे? अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को फिलर है। नहीं नहीं करवाना करना है तो मैं उनको बोलूंगा कि आप सिर्फ स्किन टाइटनिंग फेशियल्स करते रहिए हाँ। और उससे हो सकता है 2 से 3 साल में आपको 10% के आसपास रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी ओपिनियन रहेगी इसमें कि हाई इंटेंसिटी अगर कोई फिलर नहीं कराना चाहता, ऑफ कोर्स फिलर से ज्यादा इमीडिएट रिजल्ट आएगा और पेशेंट को इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो उसने पैसा खर्चा है वो उसी समय उसे रिजल्ट दे मिल रहा है। गया। बट हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, मेरे पास डुब्लो गोल्ड करके एक मशीन है, मेरे पास भी वो वही है। अच्छा वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है इस टाइप के पेशेंट्स में। ऑफ कोर्स पूरा 100% वो नेजोलेबियल को नहीं खत्म कर सकती, बट उनको डेफिनेटली पहले से 20-30% सॉफ्ट कर सकती है। इंडियन पेशेंट्स के लिए डुब्लो गोल्ड ब्लेसिंग है, बिकॉज हमारी, जैसे मैंने समझाया था, हमारी एजिंग ऐसी है कि पूरा का पूरा फैट भी नीचे आता है तो फेस बल्की हो जाता है विद एज। तो लोअर फेस स्पेसिफिकली मैं डुब्लो बहुत यूज करता हूँ। डुब्लो करने के बाद फिर मैं फिलर करता हूँ, जिससे मेरी फिलर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। सो ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया कि आपके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की शुरुआत ही हो डुब्लो गोल्ड जैसे ट्रीटमेंट के साथ, फिर उसके बाद आप फिलर कर सकते हैं। और उसमें क्या है, जो आपकी नेचुरल स्ट्रक्चर है आप उसी को टाइट कर रहे हो, वही कर आपको रहे हैं। ज्यादा चीजें बाहर से डालनी नहीं पड़ रही है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। और हाइफू तो हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट फेवरेट है हमारे क्लिनिक में। नेक्स्ट पेशेंट है, अब इसका जो लुक है ये थोड़ा सा एंग्री लुक है, और इस लुक को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि ज्यादा प्लेजेंट हो जाए? तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम इसमें प्लान कर सकते हैं? ये उस तरह का पेशेंट है जिससे हमें फुल फेशियल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह जाके ट्रीटमेंट किया और सब कुछ हो जाएगा। अगर आगे आप इसके फोरहेड से शुरू करते हो, वहाँ बहुत लाइंस हैं, ये वो टिपिकल एंग्री फ्राउन लाइन वाले पेशेंट है, राइट। जिसको मुझे बॉटुलिन टॉक्स या बोटॉक्स करना पड़ेगा फोरहेड में। देन इनका मिड फेस, आईज के नीचे वाला एरिया एकदम संकन है, तो यहाँ मुझे फिलर करना ही पड़ेगा, जो कि एक टायर्ड लुक भी दे रहा है। अब जो इनके ये नेजोलेबियल फोल्ड है, ये बहुत एक्सट्रीम सैगिंग है, इसको करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे हो सकता है थ्रेड लिफ्ट देना पड़े। एंड देन लोअर फेस अगेन, जो इनके लिप्स के साइड वाला रीजन है, वो वहां पे वॉल्यूम लॉस है, हॉलोनेस है, तो वहां पे भी मुझे फिलर करना पड़ेगा। और इनके लोअर फेस अगेन बल्की लोअर फेस है, तो हाइफू विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर हर। इस टाइप का पेशेंट भी बहुत कॉमनली आता है और काफी सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसमें कि फेस पे काफी सारे एक्ने स्कार्स जो है वो रह जाते हैं, पोर्स प्रोमिनेंट रह जाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है ये, इसको कैसे डील कर सकते अगेन मुझे पर्सनली माइक्रोनेडिंग आरएफ या मॉर्फियस बहुत पसंद है, बट इनके केस में उसके साथ में हमें और ट्रीटमेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज इनके बहुत तरह के एक्ने स्कारिंग होती है, उनके आइस पिक स्कार्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो टीसीए क्रॉस नाम का ट्रीटमेंट होता है, जो काफी ट्रिकी होता है, स्पेसिफिकली इंडियन स्किन में। हाँ। तो आपको पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि आपको 10 से 15 दिन तक बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ। बाद में जहाँ जहाँ पे वो एसिड लगाएंगे वहाँ पिगमेंटेशन भी आ सकती है, तो उसके भी ट्रीटमेंट आपको कराने पड़ सकते हैं। और ये वो ट्रीटमेंट है जहाँ पे जो प्रॉपरली क्वालिफाइड लोग नहीं होते गलती करते हैं और पेशेंट सारी लाइफ या एटलीस्ट कुछ साल तक उसको लग जाते हैं वो मार्क्स और स्कार्स जाने में। और कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर ये ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। एक्चुअली आपके क्लिनिक में आपके पास क्यू स्विच लेजर होना चाहिए, ताकि अगर इसको बोला जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, कि आपने एक ट्रीटमेंट किया उसकी वजह से पिगमेंटेशन आया, और वो इंडियन स्किन में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी स्किन पिगमेंटेशन प्रोन है। तो आपको ये बताना है कि पेशेंट को कि एक तो ट्रीटमेंट कराने के बाद बहुत केयर करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ट्रीटमेंट कराया और गोवा चले गए। आपको 10-15 दिन एकदम घर में रहना है, सनस्क्रीन वगैरह बहुत अच्छे से लगाना है, और बाद में अगर आती भी है रिवर्स पिगमेंटेशन रिवर्सल के लिए आपको आगे पील्स और लेजर्स करते रहना है। तो पहले इस तरह के पेशेंट को मैं 5 से 6 सेशन माइक्रो नीडलिंग आरएफ मॉर्फियस या CO2 लेजर करके, उसके बाद एज लास्ट ऑप्शन अगर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है 50-60% इंप्रूवमेंट आ गया, अब मेरे को और नहीं चाहिए है,
तो ठीक है, अगर और करना है तो देन विद कंसेंट ऑफ द पेशेंट और सब कुछ समझा के तभी मैं वो चांस दूंगा कि TCA क्रॉस करना है कि नहीं करना क्योंकि अगर हाइपर पिगमेंटेशन या काले धब्बे आते हैं वो तो ट्रीट करना आसान होता है, बट उससे पहले एक फेस आएगा जिसमें वो मार्क्स रेड दिखाई Red देंगे, दिखाई देंगे। और उसमें एक्चुअली अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो डिवाइसेस के थ्रू। हाँ। तो डेफिनेटली वो पूरे एक जर्नी रहती है 3-4 महीने की, आपको पेशेंट का काफी हैंड होल्डिंग करना पड़ता है, और उसके बाद उसको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं जब वो हाइपर पिगमेंटेशन चले जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात बोली है, बिकॉज बहुत बार पेशेंट ना इंटरनेट से पढ़ के आ जाते हैं कि हमें TCA क्रॉस TCA क्रॉस करना है। लेकिन फिर जब मैं उनको समझाता हूँ कि ये भी हो सकता है, तब वो बोलते हैं अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो सिर्फ देखा कि ऐसा रिजल्ट आया। सेकेंडली TCA क्रॉस के मोस्ट वीडियोस जो होते हैं वो फॉरेन के हैं, इंडिया के कम है, तो उनकी स्किन में वो हाइपर पिगमेंटेशन का इशू नहीं आता है। बट हाँ, हम इस तरह के केसेस को अच्छे से मैनेज कर एक पेशेंट मेरे पास आए जो कहते, जो एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के लिए आए, और वो पहले से पढ़ के आए थे और उन्होंने मेरी YouTube पे कुछ वीडियोस देख ली थी सब्सिजन की, तो उनके माइंड में ये आइडिया बन गया कि मैं डॉक्टर अंकुर से जाके सब्सिजन कराऊंगी और कुछ अलग ही हो जाएगा। और जब वो यहाँ आई मैंने उन्हें बहुत समझाया, केवल सब्सिजन से वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे एक्ने स्कार में, वील हैव टू कंबाइन इट विद एनर्जी बेस्ड डिवाइस। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि जो YouTube और गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, और उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट जो है वो बेस्ट वे में बाहर आएगा। सिर्फ YouTube और गूगल नहीं, आज की डेट में पेशेंट ChatGPT से सारा का सारा ट्रीटमेंट का प्लान लेकर आते हैं। यस, इनफैक्ट मेरी एक पेशेंट कहती है कि मैंने आपका ट्रीटमेंट इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ChatGPT ने बोला कि ये सेम चीज हम भी यही रेकमेंड करते हैं। सो ये मेरे लिए भी बहुत रिवीलिंग था कि पेशेंट हमारे हर ट्रीटमेंट प्लान को जाके अब ChatGPT पे वो करते हैं, बट विच इज फाइन। एक्चुअली आई एम ओके विद दैट, बिकॉज आई थिंक मुझे और कन्विंस नहीं करना पड़ता, फिर वो ChatGPT पे ही उनको कन्विंस भी कर देता है कि ये करा लो जाके। कितनी भी नॉलेज आप वहां से गेन कर लो, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है और जो छोटे छोटे नुएंसेस हैं वो अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस लेवल पर नहीं है। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस खरीद के करना ना शुरू कर दे तब तक हमारे पास आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ओके, अब ये तो सबसे कॉमन कंसर्न है। हाँ, और सबसे पहले स्टार्ट इससे करते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना कोई क्लिनिक में, तो फिर इस अंडर आई एरिया को कैसे करेक्ट किया जाए? देखो, या तो आप अपने पहले तो बताइए ये डार्क सर्कल्स है या नहीं? डार्क सर्कल का कहने का मतलब होता है कि आपको आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हैं। अब वो काले घेरे किस वजह से हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डार्क सर्कल तो है, डार्क सर्कल हॉलोनेस की वजह से भी हो सकता है कि आपके आंखों के नीचे एक्चुअली हॉलो है, या फिर आपको जिसको हम बोलते हैं कि इंडिया की टिपिकल पिगमेंटेशन पैटर्न है कि आपके आईज के नीचे पिगमेंटेशन है जो फोरहेड तक जाती है, या फिर वेन्स हैं जो ब्लू कलर की है वो ज्यादा दिख रही है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जनरली इन तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए अगेन अंडर आई में मैं अपने किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि आपने 100% रिजल्ट मिल जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बट मैं 100% गारंटी नहीं कर सकता कि ये चले जाएंगे, बिकॉज मैं हॉलोनेस भर दूंगा फिलर से, लेकिन वेन्स को तो नहीं मैं हटा सकता। और जो पिगमेंटेशन हम उसको लाइट कर सकते हैं लेजर से या फिर प्रोडक्ट से, लेकिन हम उसको जीरो नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया कलर का ट्रीटमेंट। फिर इस केस में लेकिन वॉल्यूम लॉस ज्यादा है, तो वॉल्यूम लॉस के लिए बेस्ट या तो अगर आप चाहते हो परमानेंट ट्रीटमेंट तो फैट ग्राफ्टिंग करा लो। अगर परमानेंट नहीं, आपको नई सर्जरी करानी है, देन लेट्स जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ अ फिलर, और बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तो 1 से 2 ml लगेगा, उसी में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और बहुत नेचुरल रिजल्ट आएगा। सो अंडर आई थिंक इंडिया में मैक्सिमम लोगों का पहला फिलर होता है। और मेरे भी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा करे जाने वाला ट्रीटमेंट है ये अंडर आई फिलर। मैं सबसे ज्यादा करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट खुद अपने मुंह से बोलता है कि स्ट्रेट कंसर्न के साथ आता है कि मेरे अंडर आई में हॉलोनेस है। मेरे कुछ लोग बोलते हैं कि वाई आर यू ऑलवेज लुकिंग टायर्ड, तो ये टायर्डनेस को छुपाने के लिए, हटाने के लिए हम अंडर आई फिलर का यूज करते हैं। कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि लोग काफी डरते हैं अंडर आई के पास हम एक इंजेक्शन से कुछ डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मोस्टली सेफ ही होता है। एकदम कैनुला यूज करते हैं तो उसकी वजह से ये और ही सेफ इंजेक्शन हो जाता है। पेन भी उतनी नहीं होती है क्योंकि नीडल्स बहुत ही फाइन और प्रोडक्ट के अंदर भी एनेस्थीसिया रहता है। थोड़ी बहुत ब्रूजिंग, थोड़ी बहुत स्वेलिंग, ये 2 मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती हैं। लाइक जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। हमारी प्रैक्टिस में भी सबसे ज्यादा कॉमन अंडर आई फिलर ही होता है, और ये वो चीज है जिसके लिए इवन यंग लोग मान जाते हैं फिलर कराने के लिए, क्योंकि गड्ढा है वो दिख भी रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है इसमें। और कई पेशेंट तो मेरे सुबह आके करा के शाम को पार्टी में भी चले जाते हैं, तो मोस्टली मैं मना करता हूँ वैसे उनको। हाँ, बट मोस्टली
इट इज अनइवेंटफुल। अनइवेंटफुल, या मोस्टली। तो ये नेक्स्ट पेशेंट है, काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये भी रहती है, एंड ये पर्सनली मुझे टफ लगता है ट्रीट करना, जो हॉरिजॉन्टल नेक लाइंस, और ये यंग एज में भी आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। काफी लोगों को ये स्ट्रक्चरली ये प्रॉब्लम होती है कि ये हॉरिजॉन्टल नेक लाइंस आ जाती हैं। तो इसको कैसे आप डील करते हो? को अगर तो स्लिम है कि फैट नहीं है, तब तो ठीक है कि मैं फिर भी एक लाइट फिलर डाल दूंगा वहां पे, और सराउंडिंग स्किन में बायो रिमॉड्यूलेटर प्रोफाइलो जैसे नाम का एक ट्रीटमेंट है जो इजीली अवेलेबल है इंडिया में। तो हम प्रोफाइलो करते हैं और जो लाइंस होती हैं उसमें सॉफ्ट फिलर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फैट है साथ में तो फिर मैं उसको टच ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फैट के बीच के फोल्ड को नहीं लिफ्ट कर सकता किसी भी फिलर से। इवन विद द बेस्ट ट्रीटमेंट सिनारियो, इस केस में आपको 100% आउटकम नहीं मिलेगा। और क्योंकि नेक में स्किन बहुत थिन है, तो फिलर डालने के बाद 1 से 2 हफ्ते के लिए थोड़े लम्प्स रह सकते हैं। वो अपने आप चले भी जाते हैं, बट वो एक इशू रहता है, और 100% लाइंस जो है वो गायब नहीं होती हैं। तो बेसिकली इसमें प्रोफाइलो, जो कि एक बहुत अच्छा स्किन बूस्टर है, वो हम यूज करेंगे, और जो लाइंस है उसमें हम एक सॉफ्ट फिलर डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप अर्बियम ग्लास या CO2 लेजर से थोड़ा रिसर्फेसिंग करके अपनी स्किन की टेक्सचर और फाइन लाइंस को रिड्यूस कर सकते हो, बट इसमें 100% रिजल्ट पॉसिबल नहीं है इस टाइप के डीप हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ओके, तो अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा टफ होने वाला है हम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी सैगिंग ज्यादा है, इनके जॉल्स बन रहे हैं, थोड़ी सी स्मोकर लाइन जिसे बोलते हैं उस टाइप की लाइंस आ रही हैं, और जॉ लाइन में शार्पनेस है वो भी खत्म हो गई है, स्किन लूज है, काफी सारी चीजें हैं। और इस टाइप की अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीटमेंट अप्रोच रहना चाहिए उसका? इस तरह के पेशेंट को मैं 2 ऑप्शन देता हूँ कि या तो आप सर्जरी करा लो, शी इज परफेक्ट फॉर अ फेसलिफ्ट, ओके, कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर सर्जरी नहीं करानी है, देन यू हैव टू हैव रियलिस्टिक आउटकम्स। ये वो केस है जिसमें मैं थ्रेड्स यूज करूंगा, बिकॉज ये इतनी लैक्सिटी है यहाँ पर, सिर्फ फिलर से नहीं कर सकता। तो मुझे इनके केस में यहाँ पे जॉ लाइन पे पहले से बोटॉक्स देना है, फिर ये वाले एरिया को थ्रेड से लिफ्ट करना है, और जो बची हुई हॉलोनेस है उस पे हम फिलर डाल सकते हैं, बट रिजल्ट बहुत ज्यादा ग्रेटिफाइंग नहीं होगा। शी हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक कि लाइट हो जाएंगी लाइंस, थोड़ा सा जाउल इंप्रूव कर जाएगा, या जो हैंग है यहाँ पे टिश्यू हैंग है ये इंप्रूव कर जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ये हम नॉन सर्जिकली करेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये टिपिकल फेस है जो इंडियन लेडीज का हमारी कंट्री में होता है आफ्टर सर्टेन एज, और ये वो एज होती है जब बच्चों की शादी होने वाली होती है, और लोग आके हमसे पूछते हैं कि हम कैसे और अच्छे दिख सकते हैं अपने बच्चों की शादी में, तो क्या करना चाहिए इस स्पेसिफिक केस में? इनको हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। शी इज अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट, राइट। इनको मैं लोअर फेस का हाइफो करूंगा, इनको मैं हो सकता है मैसेटर का साइज देख के, हो सकता है मैसेटर में बोटॉक्स भी डालूंगा, इनको फिलर भी करेंगे, बिकॉज इनके नेज़ोलेबियल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, इनके जो लिप के कॉर्नर हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, स्पेशली ये जो जॉ लाइन का हैंग है ये भी बहुत हद तक हम करेक्ट कर सकते हैं। तो शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ नॉन सर्जिकल इंप्रूवमेंट। और कितनी देर आइडियली अपने कोई बड़े इवेंट से पहले इनको आना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? 3 से 4 महीने मिनिमम है। मिनिमम 6 महीने पहले आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ये 1 महीना पहले भी आ जाएंगे तो भी मैं इनको कुछ कर सकता हूँ, रिजल्ट अच्छा, लेकिन ये 1 हफ्ता पहले आएंगे तो फिर इनको मैं फेशियल करके छोड़ दूंगा, तब हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उस समय। राइट। तो ये काफी कॉमन कंसर्न कर आते हैं, और ये एक्चुअली एंटी एजिंग नहीं है, थोड़ा अंडर आई पिगमेंटेशन है, बट क्योंकि इतना कॉमन कंसर्न है तो हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सी ऐसे केसेस में मैं हमेशा क्यू स्विच लेजर या फिर पिको टोनिंग लेजर, ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रेड एंड बटर ट्रीटमेंट है जो आपको करना ही करना है, जिससे वो पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी। उसको और इम्प्रूव करने के लिए उस एरिया में आप स्किन बूस्टर कर सकते हो, बट अंडर आई के लिए मेरी ओपिनियन में बेस्ट बूस्टर जो होते हैं वो होते हैं PDRN। फाइनली जो इंडिया में सबसे बड़ा कंसर्न रहता है पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स का, तो ये पेशेंट है जिनके पूरे फेस में पिगमेंट है, खासकर मुंह के आसपास काफी पिगमेंट है। इस केस में आप क्या करना चाहो? पिगमेंटेशन वाले पेशेंट्स को मैं एक बात बोलता हूँ कि जब तक तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेस पे पिगमेंटेशन कम रहे, तब तक तुम्हें ट्रीटमेंट करना ही करना है। ये हमारा जिंदगी भर का रिश्ता है। ये 4 डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज करके ठीक नहीं होने वाला है, बिकॉज हमें डिफरेंट क्रीम्स देनी है, और एक क्रीम का एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, एक सीलिंग आ जाती है, उसके बाद वो काम नहीं करती है, तो फिर वो हमें चेंज करनी पड़ती है। राइट। उसके साथ में इन केसेस में हम ओरल ग्लूटाथायोन, एस्टाग्लैंथिन, लाइकोपीन, ये सब भी देते हैं। साथ में अगेन क्यू स्विच लेजर या पिको टोनिंग लेजर, पीलिंग,
और कुछ कुछ वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम क्लिनिक में भी करते हैं फिर बाद में होम केयर भी देते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इन माय ओपिनियन वो वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं दे आर अमेजिंग वो कई बार आपको लेजर से भी बेटर आउटकम्स देते हैं बस थोड़ा सा डाउन टाइम होता है स्किन थोड़े दिन के लिए पील होती है रेड होती है बट जिन लोगों को बहुत कुछ नहीं करना है स्पेसिफिकली ऐसे लोग होते हैं बोलते हैं कि हम हर महीने क्लिनिक नहीं आ सकते ये सब कराने के लिए आप हमें कुछ ऐसा दो जो हम घर पे करते रहे तो उन केसेस में ये प्रोप्राइटरी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये 2-स्टेप ट्रीटमेंट्स होते हैं जो क्लिनिक में एक तरीके की एक्सफोलिएशन और पील बेस्ड होते हैं और घर पे एक लाइटनिंग का काम करते हैं वो मेलानिन कलर सिंथेसिस को रोकते हैं और इन ट्रीटमेंट्स के बारे में और डिटेल्स के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं बट रिमेंबर आप ये लोग जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आपको डॉक्टर लिखेंगे आप जाओगे और इंस्टाग्राम पे देखोगे और यूट्यूब पे देखोगे और अमेजोन पे देखोगे और आपको लगेगा कि ये वहां पर भी अवेलेबल है तो हम क्यों ना इसको अपने घर में ही ना कर लें नंबर 1 आपको ये गारंटी नहीं है क्योंकि हमने ये देखा है बहुत बार ऑनलाइन फेक प्रोडक्ट्स रहते हैं नंबर 2 जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन पे उतना ही मोटा कोट लगेगा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट का जितना कि दूसरे की स्किन पे लगेगा तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं सो प्लीज गेट दीज ट्रीटमेंट्स डन इन अ क्लिनिक बिकॉज मैंने बहुत हॉरिबल डिजास्टर्स देखे हुए जिन लोगों ने खुद से ये ट्रीटमेंट किया और ओवर यूज ऑफ दिस ट्रीटमेंट से अगर हमने ज्यादा लगा लिया इसको तो आपकी स्किन में एक्चुअली उल्टा डार्कनिंग हो जाती है और कई लोग जो है वो हुक ऑन भी हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट से ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स है जो कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही करनी चाहिए और अगर आप इसको सेकेंड टाइम भी यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इन टच में रहना चाहिए एंड यू मस्ट टेक अ फॉलो अप विद देम वंडरफुल तो ये था हमारा एपिसोड वर्स योर एज आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो आपको हमारी टिप्स यूजफुल लगी हो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं अगर एंटी एजिंग को लेकर कोई ट्रीटमेंट को लेके तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना उसे मैं और डॉक्टर इरशाद दोनों उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं मिलूंगा आपको अपने अगले पॉडकास्ट में तब तक के लिए गुड बाय